हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल आपका फिर से बीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ही हमारी क्लास विशेष तौर से जो आगामी आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देखते हुए एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं बीएस क्लासेज। तो इस क्लास को देखने का ना भूलिएगा। क्वेश्चन है आपके पास जो अभी हाल ही में लेटेस्ट आपके जो पारियां हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो जो आपके फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके भी क्वेश्चन कुछ इस क्वेश्चन में शामिल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिनके भी एग्ज़ाम 9, 10 और आगामी तारीख को होने वाला है वो इस क्लास को जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आपका कि यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर उसका विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिएगा इधर कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब ये कह रहा है कि किसी पिंड पर बल लगा रहे हो, यानी आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन विस्थापन आपको क्या हो रहा है, शून्य। तो विस्थापन शून्य हो रहा है, इसका मतलब 0 से पूरा गुणा करोगे तो कार्य क्या प्राप्त होगा आपको, 0। कार्य क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो आपको यही पूछा गया है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। अब देखिएगा इधर आपने पढ़ा है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो सबसे पहले कंडीशन बनती है कि बल और विस्थापन, बल व विस्थापन, इसमें 1 नंबर कंडीशन बल और विस्थापन यदि समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। दूसरा, तो इस समय कार्य कैसा होगा आपका, धनात्मक। समान दिशा में हो तो W बराबर हो जाएगा धनात्मक, यानी जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में आपको विस्थापन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कार्य क्या होगा, धनात्मक। बी नंबर, यदि आप विपरीत दिशा में हो, बल व विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, विपरीत। यानी देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर, विपरीत हो तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। क्योंकि अभी आपको थीटा बताएंगे, विपरीत होगा तो थीटा का मान आएगा 180। तो W बराबर कार्य हो जाएगा ऋणात्मक। तीसरा हो कि क्या हो, लंबवत हो। आपको के तीसरा क्या दे रखा हो, लंबवत। C दे रखा हो बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो उस समय आपको कार्य पूछ लें, W बराबर हो जाएगा 0। तो 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, बल और विस्थापन यदि समान दिशा में तो किया गया कार्य धनात्मक, विपरीत हो तो ऋणात्मक, और लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, 0। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको थीटा का मान दे रखा हो, यदि कॉस थीटा का मान क्या हो, 0, यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री, और यदि थीटा का मान आपको दे रखा हो 180 डिग्री। अभी हमने सूत्र पढ़ा है W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा का मान क्या है, 0, तो कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1। इसका मतलब कार्य बराबर क्या आएगा, बल इंटू विस्थापन, और किस में आ रहा है, प्लस में। दूसरा आपको थीटा का मान दे रखा है 90, इसका मतलब W बराबर एफ एस और कॉस का मान हो जाएगा 90। कॉस 90 का मान होता है 0, तो W बराबर एफ एस इंटू 0, तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0। तीसरा, जब थीटा का मान कितना दे रखा हो 180, तो W बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। अब देखिएगा एफ एस और कॉस 180 का मान होता -1, इसका मतलब किया गया कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक। किया गया कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक। तो ये आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। समान दिशा में हो तो आपको ध्यान रखना है, यदि एक ही दिशा में हो थीटा का मान क्या होगा, 0। यदि आप लंबवत हो तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री, और विपरीत दिशा में हो तो उस समय थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब की बार जो आपका पहली शिफ्ट हुई थी उस समय द्विस्थापन अभिक्रिया के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बताइएगा इनमें से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमने क्वेश्चन बनाया है कि कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो उस समय पहले क्वेश्चन में था आपका ये एक कि AgNO3 प्लस NaCl, जिसमें AgCl और NO3 बनता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा द्विस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें कि द्विस्थापन क्रिया किस अवस्था में होती है, तो जलीय विलयन में। किस में होती है, जलीय
विलयन होना चाहिए। तो द्विस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है? जलीय विलयन में। दूसरा पॉइंट इसका कि द्विस्थापन अभिक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है? आयनों के आदान प्रदान से बनती है, आयनों की आदान प्रदान से बनती है। तीसरा पॉइंट कि एक आपने पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है? ध्यान रखना, द्विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? एक होता है परबल अम्ल, परबल अम्ल, परबल अम्ल के साथ क्या जुड़ता है? परबल सार, परबल सार। और परबल अम्ल प्लस परबल सार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। अब देखिएगा परबल अम्ल लेते हैं हम NaCl, NaCl जिसका pH मान होता है 0। परबल सार लेते हैं NaOH जिसका pH मान होता है 14। तो लवण क्या बनेगा? सॉरी HCl, अम्ल क्या लेना है? HCl, NaCl तो लवण है, परबल अम्ल हो जाएगा HCl और NaOH होएगा परबल सार। तो क्या बनेगा? NaCl यानी लवण और प्लस साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो ध्यान रखना उदासीनीकरण अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो देखो अब द्विविस्थापन अभिक्रिया बनती कैसे है सुनिएगा। मान लो आपके पास AB प्लस क्या दे रखा है? CD। अभिक्रिया होती ही क्या होगा? A जाएगा इसके पास और एक इसमें से ये आ जाएगा, जो अधिक कम क्रियाशील होगा एक दूसरे के प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा AC और प्लस यहाँ बन जाएगा आपके BD। तो इस प्रकार जिसमें आपको ये सीक्वेंस नहीं दिख रही है वो कौन सी हो जाएगी? आपके सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। पहला आपको दे रखा है AgNO3। तो AgNO3 होती है, ये होती है चुनावी स्याही। AgNO3 का प्रयोग कहाँ होता है? चुनावी स्याही बनाने में, चुनावी स्याही बनाने में। फिर देखो एक लिखा हुआ AgCl, AgCl जिसे बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। और ध्यान रखना चुनावी स्याहियों को, जो आपके चुनावी स्याही होती है उसको किस में रखा जाता है? रंगीन बोतलों में। एक होता है NaNO3 जिसे कहते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। दूसरा लिखा हुआ है, अब ध्यान रखना देखो AgNO3 और NaCl और AgCl प्राप्त हो रहा है ना, ये होता है श्वेत अवक्षेप। कैसा अवक्षेप होता है? श्वेत अवक्षेप। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। अवक्षेप किसे कहते हैं? जो जल में घुलनशील नहीं हो। तो ध्यान रखना अवक्षेप जल में घुलनशील नहीं होता है। तो AgCl यहाँ पर क्या है? श्वेत अवक्षेप है। दूसरा दे रखा आपको BaCl2 प्लस Na2SO4, यहाँ प्राप्त हो रहा आपको BaSO4। तो ये भी कैसा है? BaSO4। तो ये ध्यान रखना श्वेत अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप है? ये भी श्वेत अवक्षेप है। ध्यान रखना श्वेत अवक्षेप। फिर 3 नंबर दे रखा आपको लेड नाइट्रेट यानी PbNO3। अब यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, लेड नाइट्रेट को क्या करना है? गर्म करते हो तो आपको कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो यदि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो सबसे पहली गैस प्राप्त होती है आपको NO2, जो होती है भूरे रंग की, भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? भूरे रंग की गैस। दूसरी प्राप्त होती है आपको ऑक्सीजन और तीसरा प्राप्त होता है गर्म करने पर PbO। क्या प्राप्त होता है? PbO जिसे बोलते हैं आप लेड ऑक्साइड या बोलते हैं लिथार्ज। क्या बोलते हैं? लिथार्ज। तो ध्यान रखना कि लेड नाइट्रेट को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है, उसका क्या नाम है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। और एक दूसरी गैस और प्राप्त होती है, अन्य गैस, जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। और साथ में क्या प्राप्त होता है आपको? लेड ऑक्साइड जिसे बोलते हैं हम लिथार्ज। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है Fe प्लस H2SO4। तो देखो इसमें Fe क्या है भाई? अधिक क्रियाशील है किससे? हाइड्रोजन। तो इसको क्या करा? विस्थापन। तो ये होती है आपका उत्तर यानी विस्थापन अभिक्रिया। और ये तीनों कौन सी उदाहरण है? आपके द्विस्थापन अभिक्रिया। आपको पूछा गया इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये दोनों पूछे गए थे पहली शिफ्ट में, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन 2 अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये ध्यान रखना आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के साथ करवाने पर मैग्नीशियम प्राप्त करने में वो क्या रह रहा है? असफल रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी को हटा नहीं सकते हो,
जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि C+MgO। अब यहाँ ये इसको नहीं हटा पा रहा है, कार्बन मैग्नीशियम को नहीं हटा पा रहा है, इसका मतलब कार्बन क्या है भाई, कम क्रियाशील है। कार्बन क्या है, कम क्रियाशील है। कार्बन कम क्रियाशील है, तभी इसको नहीं हटा पा रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो देखो क्रियाशीलता का क्रम आपको लिखा देते हैं हम नेक्स्ट पेज पर कि क्रियाशीलता क्रम देखो, सबसे पहले आता है काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है कौन है जी आगे आओ। ये ध्यान रखना आपको, कौन है जी आगे आओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है कौन है जी आगे आओ। तो ये आपके क्रियाशीलता का घटता क्रम। कैसा क्रम है, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ये ध्यान रखना, ये कैसा क्रम है भाई, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। पहला पॉइंट, क्रियाशीलता का घटता क्रम, घटता क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, ये ध्यान रखना, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम। और ये चमकीली ज्वाला के साथ जलता है, चमकीली और साथ में कैसा हो जाएगा, तीव्र। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके चमकीली और तीव्र कौन से, पहली शिफ्ट में, कि पोटेशियम अभिक्रिया होती है, पोटेशियम को जल में डालने पर कैसा होगा, चमकीला व तीव्र होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर होता है, तो पोटेशियम की अभिक्रिया तीव्र और साथ में कैसी हो जाएगी, चमकीली। फिर देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, तीन अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है, तीनों पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम में किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ करती हैं, ठंडे जल के साथ। और मैग्नीशियम अभिक्रिया करती हैं गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ। और ये तीनों करती हैं आपके भाप के साथ, भाप के साथ। तो क्या क्या ध्यान रखना आपको कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम किसके साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, एल्यूमिनियम जिंक और लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनके बीच में कौन आता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 13। इसका मतलब जो 7 नंबर पर आएगा वो बीच में होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यदि आपको पूछ ले क्रियाशीलता के क्रम में बीचों बीच कौन सी धातु आती है, तो ध्यान रखना लोहा धातु का आती है बीचों बीच में। बीच में कौन सी धातु आती है, लोहा। और नीचे से भी 2 2 4 और 6, ऊपर भी 2 2 4 और 2 6। तो बीच में आपको पूछ ले क्रियाशीलता में बीचों बीच कौन आता है, तो लोहा धातु आती है। अब देखो ये जो नीचे वाली सारी धातु हैं ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं, यानी किसी के साथ का मतलब गर्म जल, ठंडे जल और भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यह ध्यान रखना। अब देखिएगा इधर, यदि आपको पूछा जाए कि शुरुआत में जैसे आपको दिख रही है 5, पेन चेंज कर लेते हैं। शुरुआत में यदि आपको ये रही 5, एक तो यहां से लगाकर 2 2 4 और 5 एल्यूमिनियम तक, ये वाली पांचों, यानी ये 5, ये 5 धातु आपको पूछ ले किससे प्राप्त होती हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा। किससे प्राप्त होती हैं, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। फिर देखो यदि आपको पूछ ले इससे 4 नीचे वाली, ये ले लो 1 2 3 4 5, ये 5 धातु हैं जिनमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन है इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ आपको ये चारों ध्यान रखना है, लोहा जिंक लोहा लेड और कॉपर, ये चारों आपके प्राप्त होती है। साथ में लिख लेता हूं मैं, ये चारों सिर्फ, ये चारों प्राप्त होती हैं कार्बन अपचयन द्वारा। किससे प्राप्त होती हैं, तो कार्बन अपचयन द्वारा, कार्बन अपचयन द्वारा, कार्बन अपचयन द्वारा ये प्राप्त होती है। ये होती है आपके मुक्त अवस्था में। किस अवस्था में होती है, तो
मुक्त अवस्था में, ये ध्यान रखना, ये तीनों मुक्त अवस्था में होती है। यानी सोना, चांदी और पारा किस में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में। तो ये आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ध्यान रखना है। यानी ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले को हटा सकता है, यानी ऊपर वाला जैसे सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है। अब देखो पहले स्यूटन में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि कैल्शियम के बारे में आपको बताना था कि कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम की अभिक्रिया में क्या आपको बारे में बताना है, और वो भी सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में। तो देखो कैल्शियम पहले तो तीव्र अभिक्रिया करता है, मंद अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है। कैसी अभिक्रिया करता है? मंद अभिक्रिया करता है। और जल में क्या करने लगता है? तैरने लगता है, जल में तैरने लगता है। अब बताओ ये सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में क्या है? मैग्नीशियम देखो सोडियम से तो कम, सोडियम से कम, और मैग्नीशियम से अधिक, मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। तो ये चीज क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो बताओ कि हाइड्रोजन के बारे में बताओ, लेड और कॉपर के साथ अभिक्रिया की तुलना में क्या है? तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन लेड से तो कम क्रियाशील है और कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो इसमें आपको Zn भी पूछ सकते हैं कि जिंक की अभिक्रियाशीलता बताओ एल्यूमिनियम और लोहे की तुलना में। तो जिंक एल्यूमिनियम से तो कम अभिक्रियाशील है और लोहे से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता का क्रम आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी ठोस को जल में निमज्जित किया जाता है तो कौन सी राशि में कमी आती है? अब देखो यदि मान लो आप कोई ये पानी से भरा आपने बीकर लिया, इसमें कोई ठोस पदार्थ बाहर था और आपने ठोस पदार्थ को अंदर रख दिया, तो जैसे ही ठोस पदार्थ अंदर गया तो इसके ऊपर कौन सा बल लगा भाई? उत्प्लावन बल। कौन सा बल लगा? उत्प्लावन बल। और ये किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो ये ध्यान रखना उत्प्लावन के कारण, उत्प्लावन बल क्या होता है? ऊपर की ओर क्या देगा? वापस धक्का देगा और वस्तु का आएगी नीचे, तो उसके आभासी भार में क्या होगी? कमी होगी। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने सोने की शुद्धता ज्ञात की थी? तो ध्यान रखना सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता किसने प्राप्त की थी? तो आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने कैसे ज्ञात की? तो घनत्व की सहायता से, घनत्व की सहायता से। सहायता से यानी यही उत्प्लावन का सिद्धांत यूज किया था सोने की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अब देखो टूथपेस्ट की प्रकृति यानी आपने पढ़ा होगा यदि आपके पास अम्ल है, क्या है? अम्ल। अम्ल के साथ यदि आप सार मिला रहे हो तो वो कैसा प्राप्त होता है? उदासीन। कैसा हो जाता है? उदासीन होता है। अम्ल के साथ यदि आप सार मिलाते हो तो क्या प्राप्त होता है? उदासीन हो जाता है दोनों। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि टूथपेस्ट की प्रकृति पूछा है। अब टूथपेस्ट यानी आप मंजन करोगे यानी आपके सबसे पहले मुंह का पीएच मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुंह में होती है लार। क्या होती है भाई? लार। और लार का पीएच मान होता है आपके 6.8। 6.8 का मतलब होता है हल्का अम्लीय होता है। ये कैसा होता है भाई? अम्लीय। प्रबल अम्लीय नहीं होता, दुर्बल अम्लीय होता है, यानी हल्का क्या होता है? अम्लीय। इसका मतलब 6.8 है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय। अब इसको उदासीन करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? सार। तो इसका मतलब टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी हो जाएगी? सारीय। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि टूथपेस्ट की प्रकृति सारीय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसमें आपको बताना था कि मुंह में जो लार होती है, लार क्या होती है? अम्लीय। तो अम्लीय होती है तो जैसे ही सार जाएगा तो उसको क्या कर देगा? उदासीन। तो ये ध्यान रखना कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। और खाने के बाद इसका पीएच मान हो जाता है, खाने के बाद इसका पीएच मान हो जाता है 7.2। यानी जैसे ही आप मुंह में भोजन करते हो उस समय आपका भोजन मुख में कैसा होता है? सारीय प्रकृति का। तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना मुख में भोजन को क्या कहते हैं? मुख में भोजन को
मुख्य में भोजन को बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। तो ये ध्यान रखना भोजन, और यहां से किसकी शुरुआत होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। पेट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक बल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक नियतांक है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिएगा इधर सूत्र आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब बल किसके समानुपाती होते हैं? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि तो किन्हीं वस्तुओं का द्रव्यमान गुणनफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि दूरी घट रही है तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिएगा इधर इसमें कौन सा है कि क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। यदि F बढ़ रहा है तो दो चीज हो सकती है। F बढ़ रहा है इसका मतलब आप इससे क्या समझे भाई? दो चीज, कि या तो उनका द्रव्यमान बढ़ सकता है। अब कब बढ़ेगा? जब इनका या तो गुणनफल बढ़े या फिर उनके बीच की दूरी घटे। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है जब दो द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ता हो। इसका मतलब कथन कहना सही है, और आपको सही पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कब बढ़ता है? जब उनका द्रव्यमान का गुणनफल क्या हो? बढ़ो। दूसरी चीज है कि उनकी दूरी घटने पर, दूरी के दूसरा पॉइंट भी था साथ में, दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग ही है, और ये भी घटने पर क्या होगा? घटने पर बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से आपको ये भी ध्यान रखना, और यहां से एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो F बराबर हमने सूत्र लिखा है G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से आपको G की विमा पूछे या सूत्र पूछे नियतांक m2 बराबर क्या हो जाएगा? G। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? kg। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मान होता है? G का। अब G का फाइनल वैल्यू पूछ ले आपको, G बराबर क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? दुगनी। अब देखो इधर अभी हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान के क्या होता है भाई? बल जो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। आपको पूछा गया है कि यदि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए। अब देखो दूरी कर रहा है दुगनी, तो मैंने आपको क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करना कैसे बताया था? तो r को सबसे पहले करो दुगनी, कर दी दुगनी। अब कह रहा है कि बताओ, देखो r है कि r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर करो, क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इनके बीच संबंध कैसा है? समानुपाती है, तो वही आपका उत्तर है 4। व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। तो कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है 1/4, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा F/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक बस है। अब देखो दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हुई हो। उत्तल दर्पण यानी परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हुई हो, परावर्तक सतह कैसी हो? उभरी हुई हो। तो ये बना दिया हमने, परावर्तक सतह कैसी है? उभरी हुई। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना कि इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिख सकते हो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। अब पीछे ये है तो वक्रता केंद्र भी पीछे ही होगा, वक्रता केंद्र भी कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। तो ये लिख दिया F, और यहाँ क्या लिख दिया हमने? C। अब देखो क्या कह रहा है
कि उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण कैसा होता है, प्रकाश किरणों को ये फैला रहा है, इसका मतलब उत्तल दर्पण कैसा हो जाएगा, अपसारी। कैसा हो जाएगा, अपसारी दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा, अपसारी दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा, अपसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब देखो, सबसे पहला प्रतिबिंब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा होता है, छोटा। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिबिंब चाहे वस्तु को कहीं पर रखा हो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। उत्तल दर्पण के सामने एक बस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10। यानी सी का मान आपको दे रखा है 10। ये मान लेते इधर काल्पनिक सी, इसका मान कितना दे रखा है, 10। तो अब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। अब वस्तु को एक दर्पण के सामने एक बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका मतलब वस्तु को कहाँ रखा गया, सी पर। वस्तु को कहाँ रखा गया है, सी पर रखा गया है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 और वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो बस की प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब आपको बता रहा है कि उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर हो तो प्रतिबिंब बनता आपका एफ और सी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनता, एफ और सी के बीच, यहाँ बनता कहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रही है, फोकस दूरी कितनी है, 5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ है पी पोल यानी ध्रुव। प्रतिबिंब बनेगा आपका 5 से छोटा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 से छोटा। 5 बनेगा नहीं, फोकस बिंदु पर तो बन नहीं सकता क्योंकि वस्तु अनंत पर नहीं है, वस्तु रखी हुई है सी पर। इसका मतलब 5 से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और कौन से ऑप्शन में 5 छोटा दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपको। 3 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, 3 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। अब जरूरी नहीं है 3 सेंटीमीटर, कहीं पे फिक्स नहीं है 3 सेंटीमीटर, अनुमानित दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर। वैसे आप निकालोगे तो 3 नहीं आएगा आपके शायद। जैसे हम निकालते, देखो आपको क्या दे रखा है, 1/, निकाला हमने एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। निकाल ही लेते हैं। देखो एफ का मान कितना दे रखा है, 5। और उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। फिर u दे रखा आपको 10, तो ये निकाल लिया हमने -10। 1/v और माइनस हो जाएगा 1/10। अब 10 आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। 1/5 प्लस 1/10, 1/5 प्लस 1/10। अब सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा आपके 3। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। और 3 में आप यदि 10 का भाग दो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 3 सही है आपका, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो लगभग उत्तर भी माना जाता है, ये ध्यान रखना। वैसे आपको ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है। और वहाँ जो आपके पहली शिफ्ट में पूछा गया या 10 के स्थान पर शायद 6 या 4 था, ऐसा ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई लेंस, अब की बार क्या दिया है, लेंस दिया है। लेंस वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा प्रतिबिंब। अब देखो कौन सा लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में देखो, सबसे पहले उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। अब प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसका मतलब ये कैसा लेंस होगा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अब देखो इसमें प्रतिबिंब आपके उत्तल लेंस है तो इसमें वास्तविक, उल्टा और तीनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब अभिसारी लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल है तो क्या हो जाएगी, प्लस। और समता भी क्या होगी इसकी, प्लस, क्योंकि समता और सिर्फ उत्तल शब्द पर ध्यान रखना है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि कोई लेंस वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब क्या बना रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। देखो इधर, और एच डैश को किस रूप में आप अंकित करोगे, तो आपको क्या बता रखा है, देखिएगा आपको क्या बना, मान लो ये आपको दे रखा है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। अब आपको जब कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी बताई गई तो उसमें बताया गया तो ऊपर की दूरियां ली जाती है धनात्मक, यानी इस प्रकार की कोई दूरी हो तो वो दूरी किस ले जाती है, आपकी धनात्मक। और नीचे की दूरियां किस तरफ ली जाती है, आपकी ऋणात्मक। नीचे की दूरियां किस तरफ ली जाती है, ऋणात्मक। फिर आपको एक चीज बताई गई थी कि यदि इस तरफ की दूरियां हो, बाईं ओर की दूरियां किस तरफ ली जाती है, आपके बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक।
ध्यान रखना। बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, तो ये लिख दिया हमने ऋणात्मक। और इस तरफ की दूरी क्या होती है भाई? धनात्मक, तो ये हो जाएगा धनात्मक। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई लेंस वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे की ओर। अब नीचे की ओर बन रहा है तो लिए देखो धनात्मक धनात्मक, नीचे की ओर बन रहा है तो दूरी कैसी लेनी है आपको? ऋणात्मक। इसका मतलब ये ऑप्शन धनात्मक वाला गया, ऑप्शन बचे ऋणात्मक वाले। अब देखो वास्तविक और उल्टा हमेशा प्रतिबिंब नीचे ही बनेगा, ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। यदि आपको कहा जाए, देखिएगा बनाते अभी, यदि आपको कहा जाए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ऊपर, प्रतिबिंब ऊपर बने तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। और प्रतिबिंब यदि कहाँ बने? नीचे, इसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब बने तो वो वैसे ही ऋणात्मक होता है, और प्लस आए तो क्या होता है? धनात्मक। तो कहाँ कह रहा है? एक्स के ऊपर या एक्स अक्ष के नीचे, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष के नीचे बनेगा यदि क्या आ रहा है? आपका ऋणात्मक आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब की बार ये पूछा गया है तो अब की बार आपको दे देगा कि वास्तविक के स्थान पर आभासी सीधा और प्रतिबिंब बनता है, तो बताओ भाई उसका धनात्मक एच डैश क्या होगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे तो देखो अभी बताते हैं आपको। यदि आपको इस कंडीशन में पूछ ले कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। और इसमें आपको पूछ सकता है सबसे पहले एच डैश पूछ सकता है, और दूसरा पूछ सकता है आपको वी की स्थिति। वी यानी प्रतिबिंब किस ओर बनेगा। यदि आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी एच डैश ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई कहाँ बन रहा है आपके? ये तो आभासी सीधा बन रहा है, तो एच डैश कैसा हो जाएगा भाई? एक दो को आभासी है, इसका मतलब बाईं ओर की दूरियां किस में ली जाती है? ऋणात्मक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनता कैसा भाई? धनात्मक ऋणात्मक। तो देखो बाईं ओर प्रतिबिंब है, इसका मतलब यहाँ क्या ले जाएगा? सुनना इधर, आभासी और सीधा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। एच डैश, अब देखो ये लिया हमने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के इस ओर बन रहा है। किस तरह बन रहा है? इस ओर। और इस ओर बन रहा है, इसका मतलब, और ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा। एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर। और अब देखो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक। आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक। और उल्टा है और वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऋणात्मक। अब देखो दूसरी चीज आपको वी की स्थिति पूछ सकता है कि वी यानी प्रतिबिंब किस ओर बनेगा, तो ध्यान रखना प्रतिबिंब बनेगा लेंस के सामने, लेंस के सामने। कैसा बनेगा? लेंस के सामने बनेगा, ये ध्यान रखना। और अभी भाई और बन रहा है तो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक दूरी ली जाएगी इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके कि यदि समजातीय श्रेणी के समूह में एक अंतर होता है। समजातीय श्रेणी का देखो सबसे पहले करते हैं श्रेणी। श्रेणी होती है एक तो एल्केन, दूसरी होती है एल्कीन, और तीसरी होती है एल्काइन। एल्काइन। अब देखो एल्कीन को तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। बंद कैसा बनता है? ऊपर लिख देता हूँ बंद। एल्कीन में बंद बनता है सिंगल, इसमें बनता है डबल, और इसमें बनता है ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंद बनता है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? संतृप्त। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? असंतृप्त। कैसे हो जाएंगे? असंतृप्त। अब यदि आपको एल्केन्स का सूत्र पूछ ले तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यदि आपको पूछ ले एल्कीन का सूत्र तो इसका सूत्र याद रखना CnH2n। एल्कीन यानी पीछे ना तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा। फिर आपको दे रखा है एल्काइन, तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अब देखो समझाते श्रेणी के बीच अंतर कैसा होता है। सबसे पहले एल्कीन लेते हैं। एल्कीन में आपको पता होगा सबसे पहले आता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये संख्या याद रखनी है आपको। पेंट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अब जो एक आ रही है इसका मतलब ये 1 नंबर पर आ रही है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक।
अब देखो n का मान 1 ले हो तो यहाँ लो 1, ये लिख दिया हमने n का मान 1, Cn यानी 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा CH4। यदि n का मान 2 लोगे तो 2 यहाँ लोगे तो क्या आएगा C2, फिर यहाँ रखो 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 6, फिर यहाँ लगो 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखो ये समझाते हैं श्रेणी यानी एक ही श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है। अब इस श्रेणी में देखो किसका अंतर आ रहा है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो कितना का अंतर आया, एक कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन 6 और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 6, कितना का अंतर आया, 2 हाइड्रोजन का। ये हो गया समझाती है श्रेणी में लगातार अंतर। फिर इनमें देख लो कार्बन का अंतर कितना है 1 का, हाइड्रोजन का अंतर कितना है 2 का, तो कितने का अंतर आ रहा है CH2 का, कितने का अंतर आ रहा है CH2 का। यदि इसका द्रव्यमान पूछ ले आपको कितने द्रव्यमान का अंतर आ रहा है, तो कार्बन आता है आपके 6, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो कितने द्रव्यमान का अंतर आता है 14, इसके साथ लिखते हैं U। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, एक तो CH2 का अंतर आता है और दूसरा आता है आपके 14 द्रव्यमान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निलंबन का गुण नहीं है। तो देखो निलंबन का गुण, सबसे पहले निलंबन क्या होता है, एक विसमांगी मिश्रण है, और यहाँ दे रखा है एक ऐसा समांगी मिश्रण है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर सही। तो ये समांगी नहीं, कैसा होता है विसमांगी, कैसा होता है विसमांगी मिश्रण। तो ध्यान रखना निलंबन कैसा मिश्रण है, तो विसमांगी मिश्रण है। दूसरा निलंबित कण कैसा करता है, निलंबित कण प्रकाश प्रकिरणों को फैलाता है, क्योंकि इसके कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। इसका मतलब इसमें टिंडल प्रभाव देखने को मिल सकता है। तीसरा, इसे शांत छोड़ देने पर इसके कण कहाँ बैठ जाता है, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात ये कैसा होता है अस्थायी, यानी जिसके कण नीचे बैठ जाते हैं वो क्या होता है अस्थायी, और जिनके कण नीचे नहीं बैठते वो क्या होता है स्थायी। फिर कह रहा है कि इसको निस्यंदन द्वारा, निस्पंदन नहीं है, निस्यंदन यानी छानना, तो ये ध्यान रखना निस्यंदन, या जिसे छानना कहते हो आप, छानना। तो ध्यान रखना निस्यंदन द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक्करण किया जा सकता है, और ये कण इतने बड़े होते हैं कि इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक आता है आपका विलयन, क्या आता है विलयन। अब देखिए क्या विलयन क्या होता है, सबसे पहले कि विलयन एक ऐसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। दूसरा, इनके कण इतने छोटे होते हैं, छोटे होते हैं कि इन्हें भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। तो ये भी ध्यान रखना, इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा, ये इतने छोटे हैं कि प्रकाश किरणों को नहीं फैला सकते, यही लिख देते हैं, इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, नहीं फैला सकते। इसका मतलब है कि नहीं फैला सकते, तो इसका मतलब है कि जो विलयन होगा वो आपका टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा। तो ये ध्यान रखना, विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। अब देखो विलयन भी दो प्रकार का होता है आपके, ध्यान रखना विलयन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है आपके विलयन दो प्रकार का भाई, ध्यान रखना, एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो विलयन दो प्रकार का, एक तो संतृप्त विलयन और दूसरा कौन सा होता है असंतृप्त विलयन। अब देखो संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जो निश्चित तापमान पर, तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर विलय के अंदर जो आपका विलयन होता है, निश्चित तापमान पर विलयन में और विलय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, यानी संतृप्त विलयन वो विलयन होता है कि निश्चित तापमान पर और उस विलयन में आप और कोई पदार्थ नहीं घोल सकते। अब कोई भी पदार्थ घोलोगे तो वो उसमें
नहीं घुल पाएगा, लेकिन असंतृप्त विलयन में आप और पदार्थ घोल सकते हो, और पदार्थ घोल सकते हो। इसका मतलब है कि इसमें विलयन में आप और विलय की मात्रा डाल सकते हो, तो भी ये कैसा हो जाएगा आपके। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। विलयन कितने प्रकार का होता है? दो, एक संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में मतलब निश्चित तापमान पर आप और पदार्थ नहीं मिला सकते, लेकिन असंतृप्त विलयन में निश्चित तापमान पर और पदार्थ मिला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइड यानी कोलाइड के, ये कोलाइड है भैया, यहां लिख देता हूं मैं, कोलाइड है ये। कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले कि कोलाइड विलयन कैसा मिश्रण होता है? विसमांगी। यहाँ पर क्या दे रखा है? समांगी। तो ये ध्यान रखना कि कोलाइड विलयन कैसा होता है? विसमांगी। तो पहला पॉइंट है, ये आप गलत पूछा है, इसका मतलब ये सही है। तो ध्यान रखना कोलाइड विलयन कैसा मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण है। दूसरा कह रहा है कि कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम यह प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देख सकते। तो ध्यान रखना कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट, कोलाइड कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश किरणों को फैला सकते हैं। ये लिखा होता है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, और इनको पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय विधि द्वारा इनको क्या कहा जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कोलाइड कण क्या दर्शाते हैं? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। एक चीज ध्यान रखना जो आपको विलयन में ध्यान रखनी है कि विलयन के कण यानी इनको शांत छोड़ दें। कैसा छोड़ दें? इसको शांत छोड़ दें। यदि इनको शांत छोड़ा जाता है, शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात ये क्या होता है? स्थायी होता है, अर्थात यह स्थायी होता है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता। अब सांद्रता के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या होता है? 100। ये होता है इसका सांद्रता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो विलयन क्या होता है? विलयन होता है आपके विलय प्लस विलायक, तो ये ध्यान रखना विलय बराबर होता है विलय प्लस विलायक। अब आपको 320 ग्राम विलायक दे रखा है जल, और 40 ग्राम क्या दे रखा है? साधारण नमक। इसका मतलब विलय का मान कितना है? 40, और विलयन का द्रव्यमान यानी ये देखो 40 प्लस विलय कितना दे रखा है? 320। तो विलयन कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ लिख दो नीचे 360 इंटू 0 से 0, 4 से 9 बार 9 का भाग देते हो तो आपका उत्तर आएगा 11.11। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि विलय और विलायक इन दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा रहा है विलय और विलय को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? देखिएगा इधर, मान लेते हैं कि पहला है विलय 1 और विलय कितना है? 1। तो आपको सांद्रता प्रतिशत निकालना है। सांद्रता प्रतिशत आपको पता है कि ऊपर क्या होता है? विलय, और नीचे आता है विलय के इन दोनों का योग, इंटू कितना आ जाएगा? 100। तो 2 से कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। ये तो हमने एक एक माना था। अब क्या कह रहा है? दुगुना कर दिया जाए। इसको भी कितना गुना कर दो आप? 2 गुना कर दो।
इसको भी हम कर रहे हैं भाई 2 गुना, इसको कर दिया 2 गुना और इसको भी कर दिया 2 गुना, यानी 1 और 1 कितने हो गए 2। तो अब निकालते हैं सांद्रता, सांद्रता। अब सांद्रता निकाल रहे तो ऊपर आएगा विलय, विलय कितना है 2 बटा नीचे आएगा दोनों का योग 2 और 2 कितना होता है 4 और इंटू आपको पूछा है प्रतिशत, 2 से कितना बार कट जाएगा 2 बार और कितना हो जाएगा 50। तो सांद्रता कितनी आ रही है 50%। इसका मतलब सांद्रता पहले भी 50% थी और अभी भी 50% है। चाहे दुगुना करो चाहे 4 गुना करो, देखो 4 करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपके, पहले 1 1 था यानी आधा, अब 4 और 4 8, यानी कितनी भी गुना कर दिया जाए विलय और विला को तो सांद्रता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सांद्रता को चाहे आप विलय और विलय को 10 गुना करो तो भी सांद्रता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि विलय और विलय को आप n गुना करो तो भी उसके ऊपर परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्न में से क्या है गलत है, कौन सा निम्न में से क्या है गलत है। तो आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान इंटू 100। दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, ऊपर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन इंटू 100। लेकिन ये ध्यान रखना आयतन द्रव्यमान कभी नहीं होता है। और आपको पूछा है कि कौन सा गलत है, तो 3 नंबर गलत है। ये ध्यान रखना, आगामी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कभी नहीं होता है, द्रव्यमान आयतन होता है और एक आयतन आयतन प्रतिशत भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण, नासाग्र और लंबी अस्थियों के सिरे किस संयोजी उत्तक के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपके किसके बने होते हैं, उपास्थि के। अब देखो उपास्थि का एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका कंठ होता है, कंठ से वायु मार्ग को, वायु मार्ग निपातित नहीं हो, इसके लिए क्या जरूरी है, उपास्थि का होना जरूरी है। तो कंठ में उपास्थि की वलय यह निर्धारित करते हैं कि कंठ से जाने वाला वायु मार्ग क्या हो, निपातित नहीं हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंठ में उपस्थित खाली जगह यह निर्धारित करते हैं कि वायु का मार्ग निपातित नहीं हो। तो उस समय उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, उपास्थि। कौन सा हो जाएगा, उपास्थि। अस्थि के बारे में आप जानते हो, मनुष्य में कितनी होती है 206 और चरक संहिता के अनुसार कितनी होती है, चरक संहिता के अनुसार मानव में हड्डियां होती हैं 360 और ये किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम की। हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है एडिपोज उत्तक यानी वसामय उत्तक कहता है इसे, वसामय उत्तक। या किसका संग्रह होता है, तो वसा का क्या होता है, संग्रह, वसा का संग्रह होता है। ये पाया जाता है आपके त्वचा और अस्थियों के बीच, त्वचा व अस्थियों के बीच पाया जाता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करो। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के ऑप्शन आपको दे रखे थे जो हाल ही में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा था कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो पहले दे रखा कैल्शियम का द्रव्यमान, फिर 2 इंटू कैल्शियम का क्लोरीन का द्रव्यमान। तो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है आपके 40, फिर दे रखा है प्लस, ठीक है। आगे दे रखा है 2 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है 35.5। 2 गुना करोगे 35 दूना 70 और 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 71। तो इनको जोड़ लो, 1 7 और 4 11 और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है यू। तो ये आ जाएगा आपके 111 यू। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1। तो आपको ये ध्यान रखना, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो H2SO4 का, H2SO4 का। तो इसका हमें याद है डायरेक्ट कितना होता है 98 होता है, कितना होता है भाई 98 होता है। तो आप ज़्यादातर इसमें जो यूज होता है वो करीबन जो परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल यूज आप कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन कितने पर आता 8 पर आता, 8 का डबल कर दो 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64। हाइड्रोजन हो जाएगा 2। अब देखो सल्फर कितना पर आता, उसका डबल कर दो और 98 उत्तर हो जाएगा आपका। तो ये आपको इस प्रकार ज्ञात करना पूछ सकता है। जैसे ग्लूकोज का पूछ सकता है कि बताओ ग्लूकोज का कितना होगा, ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए आपको, C6H12O6।
इसका द्रव्यमान पूछ सकता है, आप आराम से निकाल सकते हो। कार्बन का होता है 6, कार्बन 6 में आता है 6 इंटू 6 कितना, 6 का डबल करो 12, 12 इंटू 6, एक का होता है 12 और 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक का एक होता है, 12 का हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा आपके ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 6 का करोगे तो 96। तो देखो इधर 6 होता है, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 96। तो 6 2 8 और 2 10, फिर 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 180 आएगा। ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180। कैसे देखो, कार्बन आता है 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन और कार्बन 6 पर आता है, 6 का डबल करो 12, एक का होता है 12 और 6 कार्बन है 72, हाइड्रोजन 1 12, ऑक्सीजन का एक होता है 16, 16 इंटू 6 96। तो 6 2 8 और 2 10, 9 और 10 7 और 1 8। तो इस प्रकार आपको द्रव्यमान निकालना, ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ बीच में दे रखा आपको बराबर, क्या दे रखा भाई, बराबर दे रखा है कि ये कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला दे रखा है आपको विद्युत सेल, यदि सिर्फ ये होता तो वो बैटरी होती भाई, यदि ये होता आपका तो ये क्या होती, विद्युत बैटरी, प्लस और माइनस। तो बैटरियों का संयोजन क्या कहलाता आपका, सेल, क्या कहलाता, विद्युत सेल। दूसरा आपको दे रखा है परिवर्ती प्रतिरोधक, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी कि ये कौन सा किसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये ध्यान रखना, जिसे कहते हैं धारा नियंत्रक, जो भी हाल ही में पहला शिफ्ट हुआ था उसमें ये दे रखा था आपके क्वेश्चन में कि जो धारा नियंत्रक यानी ये चिन्ह दे दिया था कि प्रतीक चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है। तो ये होता है आपके परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, ये होता है बल्ब। फिर दे रखा है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर कि बिना संधि का तार ऐसे नहीं होता है। बिना संधि का तार देखो ये ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर से ऐसे आएगा और ऐसे निकलेगा, ये होता है बिना संधि का तार। कैसा होता है, बिना संधि का तार, संधि का तार। और ये है आपके संधि का तार, जहां दो तार आपस में मिलते हैं, संधि का तार होता है, यह ध्यान रखना। और बिना संधि का तार यानी इसको कोई तार क्रॉसिंग, यानी तार क्रॉसिंग ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी प्रतीक चिन्ह पूछा गया था, अभी पूछा गया था कि बोरॉन का प्रतीक, ये बी किसको डोनेट करता है, तो किसको करता है, बोरॉन को। बी आई का मतलब होता है बिस्मिथ, बी ई का मतलब होता है बेरिलियम, बी ए का मतलब होता है बेरियम और बी आर का मतलब होता है ब्रोमीन। इसका मतलब सारे के सारे क्या है, सही है, इसका मतलब कोई इसमें गलत नहीं है। तो आपको ये प्रतीक चिन्ह साथ में याद रखना, बी ए मतलब बेरियम, बी ई मतलब बेरिलियम, बी आर मतलब ब्रोमीन, बी मतलब बोरॉन और बी आई मतलब हो जाएगा बिस्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 17 ग्राम NH3 में सोडियम और हाइड्रोजन है, सोडियम और हाइड्रोजन है, तो 68 ग्राम में कितना होगा। यहाँ दे नहीं रखा था कि यह कितना, सोडियम है 14 और हाइड्रोजन दे रखा आपको 3। यदि कह रहा है कि 17 ग्राम NH3 में सोडियम 14 व हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो आपको बताना है 68 ग्राम में कितना होगा। अब देखो क्या दे रखा है, NH3 यानी सोडियम का परमाणु ग्राम 14, द्रव्यमान और इसका होता है 3, तो 14 और 3 दे रखा है। तो आपको पूछा है 68, एक में कितना था भाई, टोटल 14 और 3 17, 17 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 17 चौक 68, यानी ए का हो जाएगा 4, तो 4 14 का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 56 और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो कौन से ऑप्शन में आपको सोडियम 56 और हाइड्रोजन दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। जो हाल ही में अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जल का, H2O के 9 ग्राम में आपको अनुपात दे रखा था 1:8, कितना दे रखा था 1:8, और पूछा गया था कि 36 ग्राम जल में बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो 8 और 1 ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो इसको 4 गुना कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 32, बस जितना गुना हो रहा है, जैसे 17 का कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो इसको 4 गुना कर दिया हमने, आपका उत्तर आ गया ये 56 और 12, क्योंकि सोडियम 56 आ रहा है, सोडियम 56 ठीक है। कई तो बार ध्यान रखना, ये आप देखो कहीं और दे रखा 56, ये रहा, हाइड्रोजन का 56 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको कि पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है, जटिल उत्तक जाइलम करता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जाइलम का कार्य है कि पौधों में खनिज लवणों का यानी जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम, और फल का कौन करता है, तो फ्लोएम करता है।
तो ये दोनों चीज ध्यान रखना भाई। पेड़ पौधों में यानी ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कौन से है भाई, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, जटिल ऊतक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है, पादपों में भोजन और परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, इसका मतलब दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट आपको कह रहा है क्वेश्चन कि पादपों के लिए कितने वृहद पोषक तत्व अनिवार्य है। तो देखो वृहद पोषक अनिवार्य कितने हैं, 6। लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वृहद पोषक किससे प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना मृदा से। किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से। और सूक्ष्म पोषक तत्व भी किससे प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं, वो भी मृदा से प्राप्त होता है। लेकिन वहां पूछा गया था कि वृहद पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म प्राप्त नहीं होते हैं। तो वायु से क्या प्राप्त हो सकता है, यदि आप पेड़ पौधे वायु से क्या प्राप्त करते हैं, एक तो कार्बन और दूसरा ये ऑक्सीजन। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। अब देखो वृहद पोषक तत्व कौन कौन से आपको ट्रिक से याद रखना है। देखो कौन सी, कि पीके ने कैल्शियम मांगा सफर में। एक सफर चल रहा था और इसमें पीके बैठा था, वो मिराज का क्या था, शौकीन था। तो मिराज का शौकीन था तो उसको क्या चाहिए था, चूना। तो उसने क्या माल दिया, कैल्शियम, यानी जिसे आप चूना कहते हो सूत्र में CaO। तो इसने सिर्फ कैल्शियम मांगा था। तो सूत्र क्या याद रखना है कि पीके ने सफर में क्या मांगा है, कैल्शियम, या कैल्शियम मांगा सफर में। आप कैसे भी याद रख सकते हो कि पीके ने सफर में कैल्शियम मांगा या कैल्शियम में क्या मांगा, सफर। तो देखो पी से हो जाएगा फास्फोरस, के से हो जाएगा आपके, के किसका कहते हैं, तो पोटेशियम। इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, कैलियम। फिर देखो ने यानी हो जाएगा आपके एन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। कैल्शियम का आप पता ही है Ca होता है कैल्शियम। फिर मांगा से हो जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम, और सफर से हो जाएगा आपका सल्फर। तो ये ध्यान रखना वृहद पोषक तत्व कितने हैं, 6। इनके अलावा कोई पोषक तत्व है तो वो किस में डाल देना आपको, सूक्ष्म पोषक तत्व में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभी तो सिर्फ पूछा है वृहद पोषक तत्व है, तो आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वृहद पोषक तत्व है या कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखो सूक्ष्म पोषक तत्व में लिख दो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा था, एक तो आयरन यानी लोहा, एक होता है मैग्नीज यानी Mn, दूसरा होता है बोरॉन यानी B, ये होता है Zn यानी जिंक, ये होता है कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये आपके होते हैं क्या भाई, कितने होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। 7 के आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, उसमें से आपको 3 दे रखा होगा और 1 नहीं होगा। आगे क्वेश्चन दे रखा आपको कि शून्य त्वरण को दर्शाता है। अब देखो शून्य त्वरण कब होता है, सबसे पहला कह रहा है शून्य त्वरण, शून्य त्वरण। अब देखो शून्य त्वरण कब होता है, जब वेग में परिवर्तन ना हो, वेग में परिवर्तन ना हो, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य। ये ध्यान रखना। फिर देखो इधर शून्य त्वरण के लिए एक आपको ग्राफ बताते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है वेग v और यहाँ हो जाएगा समय t। तो वेग समय ग्राफ किसको बताता है, तो ये ध्यान रखना, त्वरण को। वेग समय ग्राफ किसको निरूपित करता है, तो त्वरण को। वेग समय ग्राफ किसको निरूपित करता है, तो त्वरण को। अब देखो इधर फिर आगे कि वेग समय ग्राफ त्वरण को निरूपित करता है। अब देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है A बराबर v/t, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और साथ में और सेकंड दे रखा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण राशि है सदिश। त्वरण कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। अब देखो इधर यदि यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, इस प्रकार रेखा खींची गई एक तीर, तो समय तो आपका बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या है, नियत। वेग क्या है भाई, नियत है। तो ये नियत वेग है, नियत वेग है। और ये समय के साथ जो आपको ऊंचाई दे रखी है ये किसके समांतर है, तो ये ध्यान रखना। इसको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन पूछा गया था यदि शून्य त्वरण हो तो जो आपका वीटी का ग्राफ है यानी वेग और समय का ग्राफ यदि एच ऊंचाई के समांतर हो तो आपको बताओ वो किसके समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। तो आपका उत्तर था उसमें एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि यहाँ वेग क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है।
लेकिन ये ऊंचाई क्या है, समान, यानी समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। वेग कैसा है, नियत है। तो नियत वेग से गतिशील है तो भी उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग क्या है, नियत, यानी एक समान है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब वेग नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, त्वरण शून्य। आगे देखिएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शून्य त्वरण को दर्शाता एक समान वेग। एक समान वेग यानी वेग ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव आत्म में किस प्रकार का उपकला ऊतक मुख्यतः अवशोषक के लिए विशिष्ट है। तो कौन सा ऊतक हो जाएगा आपका, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछा गया था जो आपके अभी टेक्नीशियन की फर्स्ट शिफ्ट में, कि मानव आंत के किस प्रकार का उपकला ऊतक मुख्यतः अवशोषक के लिए विशिष्ट है। तो सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब देखो जो आपके पॉइंट दे रखे हैं उसके बारे में मैंने लिखा है कि सल्की एपिथेलियम ऊतक क्या होता है कि इसमें आर नली तथा मुंह का अस्तर ढका होता है। तो क्वेश्चन आगामी पूछ सकता है कि किस ऊतक से आर नली तथा मुंह का अस्तर ढका होता है। तो वो किसका हो जाएगा, सल्की एपिथेलियम ऊतक का। फिर पूछा जा सकता है कि शरीर का रक्षात्मक कवच यानी त्वचा किस ऊतक की बनी होती है। तो वो भी ऊतक कौन सा हो जाएगा, सल्की एपिथेलियम ऊतक। फिर आपको पूछा जा सकता है कि स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। तो इसमें ध्यान रखना, त्वचा को कटने व फटने से बचाने के लिए किस ऊतक की कई परतें व्यवस्थित होती हैं। तो ये होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम, यानी त्वचा को कटने और फटने से कौन सा ऊतक बचाता है। तो ऊतक हो जाएगा आपका स्तरित सल्की एपिथेलियम। फिर आपको ऑप्शन था ये घनाकार, कौन सा हो जाएगा, घनाकार। तो ये होता है आपके जो किडनी होती है, वक्रकीय नली तथा लार ग्रंथि को, नाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। कौन करता है, तो घनाकार ऊतक। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। सही बात है। प्लम पुडिंग किसकी मिठाई है भाई, जापान की। प्लम पुडिंग एक जापान की मिठाई है। प्लम पुडिंग क्या भाई, जापान की एक मिठाई है, जापान की मिठाई। और ध्यान रखना परमाणु ज्ञान थॉमसन के मॉडल को कौन सा मॉडल भी कहा है, तरबूज मॉडल भी कहा जा सकता है। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल का मतलब देखो इधर, जैसे मान लो हमने एक ऐसा बनाया, इसमें जो लाल भाग होता है ये लाल भाग, और इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें काले बीज की तरह धसे होते हैं। तो देखिएगा इधर, इसने कहा था कि जो आपका बीज है, बीज किसकी भांति, इलेक्ट्रॉन की भांति होते हैं, और ये लाल भाग होता है आपका धनावेश भाग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये भी किसने कहा था, तो तरबूज मॉडल किसने दिया था, तो ये भी दिया था जे थॉमसन ने। तो ये ज्यादा जे थॉमसन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। आगे कह रहा है कि परमाणु धनावेशी गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार एक तरबूज में लाल भाग में क्या धसे होते हैं, बीज। तो बीज तो हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन, और लाल भाग क्या हो जाएगा, धनावेशित भाग, धनावेशित भाग। तो जो तरबूज का लाल भाग किसकी तरह कार्य करेगा, धनावेशित भाग की तरह। फिर कह रहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के परिमाण में समान होता है। जैसे कैसे, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। फिर कह रहा है कि प्लम पुडिंग भारत की मिठाई है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, यही आपको पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। अब देखो एक का आता है आपके नील्स बोर, कौन आता है, नील्स बोर, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एक आता है नील्स बोर, तो आपको पूछ ले नील्स बोर यानी कक्षाओं के बारे में किसने बताया था, कक्षाओं के बारे में बताया था नील्स बोर ने, बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, कक्षाओं के बारे में। अब देखो कक्षाओं के बारे में कैसे, जैसे मान लो एक कक्षा बनाइए, दूसरी कक्षा, कक्षाओं के बारे में इसने बताया था। जैसे शुरुआत में होगी आपके कि ये एल, ये एम, और सबसे बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, एन। तो इसके रूप में बताया था कि एल एम एन,
यदि आप निचली कक्षा से ऊपरी वाली कक्षा में जा रहे हो, यानी एक कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जा रहे हो, तो आपको ऊर्जा ग्रहण करनी होगी। ऊर्जा क्या करनी होगी? ग्रहण। ऊर्जा ग्रहण कब करनी होगी? जब आप नीचे से कहाँ जाएं? ऊपर वाली क्लास में जाएं, तो आपको ऊर्जा क्या ग्रहण करनी होगी? ग्रहण। यदि आप ऊपर से कहाँ आ रहे हो? नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो उस समय आपको ऊर्जा का त्याग करना होगा। ऊर्जा का त्याग करना होगा। यदि आप निचली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जा रहे हो, तो उस समय ऊर्जा ग्रहण करनी होगी, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उस समय ऊर्जा का त्याग करना होगा। और सेम कक्षा में रहो, समान कक्षा में यदि हो आप, तो उस समय ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर। ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर, ना तो घटती है ना बढ़ती है। तो इसके बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने। अब देखो, कक्षा का भरने का सूत्र था आपके 2n²। 2n², जो बोर एंड बरी आया था ना, उस समय ये उसने दिया था 2n², यानी कक्षा भरने का क्रम किस सूत्र के अनुसार भरा जाएगा? 2n² के अनुसार, जिसमें n बराबर 1 लो, तो उस समय जैसे k का मान KLMNO, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। अब 1 है तो 1 यहाँ रखो, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 2। फिर यहाँ 2 रखो तो L में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन, और 5 का स्क्वायर 25 दूना 50। तो ये ध्यान रखना आपको, 32 और कितना हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो नील्स बोर ने यही बताया है कि इलेक्ट्रॉन आपके कक्षा में चारों ओर निश्चित ऊर्जा के अंतराल में घूमते रहते, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली, इसका मुख्य कार्य होता है, देखो कोशिका झिल्ली में आपको कथन दे रखा है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। किसका? कोशिका झिल्ली का। फिर आता है कोशिका भित्ति, ये कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। अब देखो, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका का दूसरा आवरण है। पादप कोशिका का दूसरा आवरण, कोशिका का दूसरा आवरण, दूसरा आवरण नहीं, पादप कोशिका का तो पहला आवरण है कोशिका भित्ति। कोशिका का पहला आवरण, पहला आवरण। और कोशिका झिल्ली होती है दूसरा आवरण, दूसरा आवरण। लेकिन कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना, जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका का पहला आवरण, पहला आवरण किसका होता है? ये। अब कोशिका भित्ति के बारे में ध्यान रखना, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेल्यूलोज की। किसी? पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति। और एक ध्यान रखना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वह वो बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसमें? सही। तो ये ध्यान रखना कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी में बनने वाला मूत्र। अब देखो, किडनी कितनी होती है भाई? जैसे मान लो ये किडनी बनाई हमने, दूसरी किडनी, यहां से मूत्र नलिका आई, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग, ये है किडनी। दूसरी आपको दे रखी है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय, मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है किडनी में बनने वाला मूत्र, किडनी में बनने वाला मूत्र किसकी सहायता से जा रहा है? मूत्रवाहिनी की सहायता से। किसकी सहायता से? मूत्रवाहिनी सहायता से होकर मूत्राशय में आता है। कहाँ आता है? देखो, यहाँ से होकर कहाँ पर आता है? मूत्राशय में। और ये तब तक रहता है जब तक हमारे द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता, तब तक यहाँ क्या रहता है? संग्रहित रहता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा युग में पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है, तो किडनी की संख्या कितनी होती है? 2, यानी ये युग में पाया जाता है। मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है? 2, यानी ये युग में पाया जाता है। मूत्राशय कितना होता है? 1, और मूत्रक मार्ग भी कितना होता है? 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि किडनी से बनने वाला मूत्र
मूत्रवाहिनी से होकर कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है तथा उत्सर्जित होने तक कहाँ रहता है, संग्रहित रहता है। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके भी एग्जाम आगे होने वाला है। तो ऐसी के वीडियो देखने के लिए बने रहिए VS क्लासेस के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।